हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते अपन बात करते हैं 3250 ईसा पूर्व में। 3250 ईसा पूर्व में यह सभ्यता विकसित हुई, पूर्ण रूप से विकसित हुई। यह सभ्यता 3250 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से विकसित हुई। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन 2750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अवसान प्रारंभ हुआ। इस सभ्यता का अवसान प्रारंभ हुआ। उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में यह सभ्यता समाप्त हो गई। यह सभ्यता समाप्त हो गई। सिंधु नदी व उसके आसपास की सहायक नदियों के किनारे लोगों ने बस्तियां बसाकर रहना प्रारंभ कर दिया था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता। एक इसका नाम और भी है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र था, जहां पर शिवालिक की पहाड़ियों से प्राचीन काल में एक नदी का उद्गम होता था जिसका नाम था सरस्वती नदी। इस शिवालिक की पहाड़ियों से निकली हुई सरस्वती नदी को ऋग्वेद में भी नदी तमे, देवी तमे और अम्बे तमे कहा गया था। तो कुछ बस्तियां सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी बसी, कुछ रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी जैसे है गुजरात के अंदर। तो इस प्रकार से बस्तियां अलग अलग जगहों पर बसी थी। अब अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना बड़ा था। नंबर 1, उत्तर से पूर्व, उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर, उत्तर से पूर्व दिशा में यह सभ्यता 1400 किलोमीटर लंबी थी। उत्तर से पूर्व दिशा में इस सभ्यता का जो विस्तार था 1400 किलोमीटर का था। उसके बाद उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ, उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार 1400 किलोमीटर था और अंतिम दक्षिण दिशा में इसका जो केंद्र था वो था देमाबाद महाराष्ट्र। अब अपन आगे बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। पूर्व से पश्चिम में इस सभ्यता का जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। वापस एक बार चलते हैं अपन सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के क्षेत्रों में लोगों ने प्राचीन काल में रहना प्रारंभ कर दिया था। बस्तियां बसा करके लोग रहना शुरू हो गए थे। तो ऐसी सभ्यताओं का वहां पर जन्म हुआ, विकास हुआ। हम बात करते हैं 3250 में ये सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। उसके बाद 2750 ईसा पूर्व में सभ्यता का धीरे धीरे अवसान प्रारंभ हो गया, समाप्ति की ओर धीरे धीरे आने लग गई। उसके बाद 1500 ईस्वी में आते आते ये सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन कि उत्तर से दक्षिण दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास था। पूर्व से पश्चिम में इस सभ्यता का जो विस्तार है वो था 1600 किलोमीटर के आसपास। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र।
दो महत्वपूर्ण केंद्र। एक केंद्र था हड़प्पा का, हड़प्पा था, दूसरा था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण, वैसे अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक का नाम था हड़प्पा, दूसरे का नाम था मोहनजोदड़ो। इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 के अंदर, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई, खोज इसकी की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के अंदर है, मोंटमोगरी जिले में, मोंटमोगरी जिला पाकिस्तान के अंदर ये वर्तमान में सभ्यता है। यानी वहां पर ये सभी सभ्यता का। अब आगे बात करते हैं अपन मोहनजोदड़ो। 1922 में, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, इसको कहते हैं मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। उसके बाद ये वर्तमान में लरकाना जिले में है, लरकाना जिला पाकिस्तान के अंदर है। लरकाना जिला पाकिस्तान के अंदर इस सभ्यता को माना जाता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी रावी नदी के किनारे। ये दो महत्वपूर्ण, इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र में, एक तो हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। वर्तमान में सभ्यता मोंटमोगरी जिला पाकिस्तान के अंदर स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता मुर्दों का टीला, जो वर्तमान में लरकाना जिला पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक, कौन कौन से राज्यों तक था और उनकी सभ्यताओं के नाम, केंद्र, यानी सारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र है, देखिए आप एक बार नजर डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र देखिए आप। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो केंद्र थे, एक का नाम था शोर्तगोई, एक का नाम था मुंडी गाग। उसके बाद पंजाब पाकिस्तान के अंदर, एक पंजाब भारत के अंदर है, एक पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अविभाजित भारत के अंदर थी, यानी उस समय हमारा भारत का कोई विभाजन नहीं था। विभाजन तो 1947 में हुआ, इसके पहले तो पूरा अखंड भारत था और अखंड भारत के अंदर ये सभ्यता का विकास हुआ, जो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी गई थी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर शोर्तगोई और मुंडी गाग नामक इसके दो केंद्र थे। पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, एक पंजाब हमारा भारत के अंदर है, पंजाब के दो टुकड़े। पंजाब पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा, गनेरीवाल, रेमन डेरी और मोहनजोदड़ो। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी, मीतातल और बनावली, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है।
महाराष्ट्र के अंदर देमाबाद, यानी दक्षिण भारत में एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता केंद्र था देमाबाद। यहां पर रथों की आकृति के चित्र, रथों की आकृति के अवशेष, आकृति के अवशेष मिले। मान लो कोई पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से केंद्र से रथ की आकृति के अवशेष प्राप्त हुए, तो उसमें उत्तर आएगा आपका देमाबाद। देमाबाद में रथ की आकृति के अवशेष हमें मिले। जम्मू कश्मीर में मांडा है। उसके बाद राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण मानी जाती है सभ्यता हड़प्पा पूर्वकालीन अवशेष यहाँ निकले हैं। एक का नाम कालीबंगा, दूसरे का नाम तेलीबंगा। गुजरात के अंदर रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन और लोथल, ये चार महत्वपूर्ण। रंगपुर गुजरात के अंदर, फिर से बात करते हैं पर रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन और लोथल। उसके बाद पंजाब भारत के अंदर एक रोपड़, एक सगोल। उसके बाद बलूचिस्तान, जो अभी पीओके का एक अभिन्न भाग है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, सुत्ता गेंडोर, सुतका खो और बालाकोट जो अभी वर्तमान में चर्चा में रहा था। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट, तो ये बालाकोट भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र रहा है, एक भाग रहा है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान से लेकर पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, भारत और बलूचिस्तान तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, फैली हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर, उसके बाद पूर्व पश्चिम में 1600 किलोमीटर। तो उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के महाराष्ट्र तक, अफगानिस्तान से महाराष्ट्र तक तो थी ये 1400 किलोमीटर। उसके बाद में वापस आप बात करते हैं पंजाब यानी सिंध से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, ये थी लगभग 1600 किलोमीटर लंबी। उसके बाद अपन बात करते हैं, महत्वपूर्ण चर्चा आगे के लिए लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कलाओं के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। पहले अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला निर्माण कला से संबंधित, जिसमें पहला नगर नियोजन, स्थापत्य में नगर नियोजन। ये हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता भी है, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसमें नगर नियोजन की अपन बात करते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में स्थापत्य कला पहला बिंदु, और इसके अंदर पहला वापस भाग है नगर नियोजन। यानी ये नगरीय प्रधान सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता थी। इसके अंदर दो प्रकार के भाग थे। ऊंचे भूभागों पर, ऊंचे भूभाग पर दुर्ग था, ऊंचे भूभाग पर दुर्ग बने हुए थे, जिसके अंदर राजा और पुरोहित का निवास स्थान था। पहली बस्ती, दो प्रकार की बस्तियां थी नगर के अंदर। एक तो ऊंचे भूभाग पर एक दुर्गनुमा जो भाग था, उसके अंदर राजा और पुरोहित लोग रहा करते थे, उनका निवास स्थान था। उसके बाद निचला भूभाग, निचला भूभाग, इन निचले भूभाग में महत्वपूर्ण जनसाधारण वर्ग के लोग रहा करते थे, जिनमें मजदूर, व्यवसायी, शिल्पकार, कृषक, तो इस प्रकार के लोग निचले भूभाग में रहा करते थे। पुनः बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता थी, ये मातृ शतात्मक सभ्यता भी इसको कहा जाता है, और नगर नियोजन पहला अपना बिंदु है। इसके अंदर ऊंचे भूभाग पर राजा और पुरोहितों का निवास स्थान था।
एक बस्तियां निचले भूभाग में रहा करती थी, जिसके अंदर जनसाधारण वर्ग के लोग रहा करते थे। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं स्थापत्य कला में विशाल सनानागार। विशाल सनानागार, विशाल सनानागार भी स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना सिंधु घाटी सभ्यता में था। बड़े बड़े सनानागारों का निर्माण उस समय हुआ करता था, बहुत बड़े सनानागार थे। उसके बाद तीसरी बात, जैसे सनानागार में हड़प्पा के अंदर भी सनानागार मिले, उसके बाद मोहनजोदड़ो में भी विशाल सनानागार मिले, मोहनजोदड़ो के अंदर भी सनानागार मिले। उसके बाद अपन बात करते हैं विशाल अनागार। विशाल अनागार या इसको कहते हैं अपन धान कोठार। विशाल अनागार या धान कोठार। विशाल अनागार या धान कोठार के अवशेष निकले हैं जमीन में खुदाई से, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्य भी करते थे। इसलिए उनको अनाज सुरक्षित रखने के लिए, पूरे वर्ष पर्यंत का अनाज सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अनागारों का निर्माण करवाया। अनागार का मतलब होता है धान कोठारों का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो विशाल अनागार मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत जो थी वो अनागार थे। तो विशाल सनानागार, विशाल अनागार इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। नगर नियोजन, नगरों के अंदर सड़कों का निर्माण, सड़कों के दोनों तरफ नालियों का निर्माण, नालियों को बड़े नालों से जोड़ा गया और वो पूरा नाला सभ्यता के बाहर, उस बस्तियों के बाहर जाकर के उसका पानी चला जाता था। तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें भी थी, बड़ी बड़ी नालियां भी थी और बड़े नाले भी थे, और छोटी नालियां बड़े नालों से मिलकर के वो बस्तियां से दूर वो पानी चला जाता था। तो इस प्रकार की ये सभ्यताएं थी। अब अपन बात करें छोटी सी बात के ऊंचे भूभाग पर दुर्ग बना हुआ था। इस दुर्ग के अंदर एक विशाल जलाशय भी था। जलाशय के चारों तरफ सीढ़ियां थी। जलाशय के ऊपर वाले भूभाग में चारों तरफ बड़े कमरे थे। कमरों के अंदर भी बड़ी बड़ी नालियां थी। उन नालियों को बाहर बड़े नालों में जोड़ा जाता था और बड़े नाले वापस दुर्ग के बाहर और सड़कों पर बनी हुई नालियों से जुड़ करके भी पानी बाहर जाता था। इस दुर्ग के अंदर अलग अलग कक्ष थे, उन कक्षों में अलग अलग नालियां भी थी। कक्षों के बाहर बीच वाले जो भूभाग है उसके अंदर विशाल जलाशय था जिसकी चारों तरफ सीढ़ियां थी। और ऐसे दुर्ग के अंदर एक मुख्य जो कक्ष था उसके अंदर एक कुएं के प्रमाण भी मिले। एक कुआं था जो शायद इस भूभाग में रहने वाले लोगों के लिए जलापूर्ति, स्नान, पेयजल वगैरह इत्यादि के लिए वो काम में आता था। उसके बाद विशाल स्नानागार की अपन बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में स्नान करने के जो क्षेत्र है वो बड़े बड़े निकले, बड़े बड़े कमरों की भांति स्नानागार में निकले हैं। विशाल अनागार यानी धान कोठार भी बहुत बड़ी एक इमारत है जो मोहनजोदड़ो के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये नगर नियोजन की बात थी। और उसके बाद में यहाँ पर उस समय पक्की ईंटों की नालियां, जो भी नालियों का निर्माण होता था, नालों का निर्माण होता था पक्की ईंटों से होता था। पक्की ईंटों से निर्मित नालियों का अवशेष अपने राजस्थान में कालीबंगा में भी मिले हैं। कालीबंगा में 2 टिल्लों की खुदाई में पक्की ईंटों की नालियां भी मिली है। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग विकसित लोग थे, शांत स्वभाव के लोग थे, अनुशासन प्रिय लोग थे और उन्होंने अपने जीवन में स्थापत्य के विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ नमूने आज हमारे सामने मिले हैं। उन्होंने इस प्रकार का निर्माण उन्होंने करवाया है। तो इस प्रकार से ये एक नगरीय प्रधान ये सभ्यता है। अब हम आगे की बात करें विशाल जलाशय व स्टेडियम, स्थापत्य कला में अगली बात करते हैं नंबर 4 विशाल जलाशय व स्टेडियम। विशाल जलाशय व स्टेडियम। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण था। तो बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण करके जलाशयों का निर्माण किया गया था। चारों तरफ बड़ी बड़ी शिलाएं थी, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की उत्कीर्ण आकृतियां बनी हुई थी। उसके बाद
जलाशय और स्टेडियम। एक केंद्र का नाम मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर, धोलावीरा नाम आपके सामने आया, धोलावीरा। इस धोलावीरा के अंदर जलाशय और स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, जमीन से स्टेडियम निकला। अब स्टेडियम की क्या विशेषता थी कि बहुत बड़ा खेलने का एक बाग था, जिसके चारों तरफ बैठने के लिए बड़ी सीढ़ियां या सोपान बने हुए थे। तो इस प्रकार के प्रमाण हमें धोलावीरा से मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया नवीनतम ये सभ्यता है, और नवीनतम स्थान अपना राजस्थान के अंदर बालाथल उदयपुर के अंदर है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की, विशाल गोदीबाड़ा नंबर 5 स्थापत्य में, विशाल गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब है बंदरगाह, बंदरगाह। डार्क यार्ड, इसको अपन डार्क यार्ड भी कह सकते हैं। अपन अनुमान लगा सकते हैं कि बंदरगाहों के अवशेष हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, तो अपन कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ में भी उनका व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध यानी आर्थिक संबंध भी उनका दूसरी सभ्यताओं से था। तो वे अपने जितने भी व्यावसायिक जो कार्य में बनी हुई वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनको लोथल बंदरगाह तक ले जाए जाते थे। यानी गोदीबाड़ा का जो अवशेष हमें मिला है वो लोथल गुजरात से मिला है, लोथल गुजरात से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था, गुजरात के अंदर है। ये सबसे बड़ा केंद्र था, एक भाग था। और इस बंदरगाह पर सारे व्यवसायी लोग आकर के छोटे छोटे जलीय जहाजों में बैठ करके मिस्र देश, मेसोपोटामिया, चीन के अंदर, यानी ये उस समय का मार्ग जो था वो रेशम मार्ग था। रेशम मार्ग दो प्रकार से लोग रेशम मार्ग का उपयोग करते थे, स्थलीय भूभाग से भी व्यापार करने जाते और जलीय मार्गों से भी जाते। तो उस समय जलीय मार्गों में अपना लोथल जो वर्तमान में गुजरात के अंदर है, यहाँ पर बड़ा बंदरगाह था जिसको डार्क यार्ड कहा जाता है, और इसको अपन बंदरगाह को गोदीबाड़ा भी उस समय कहा जाता था। और आज ये जो गोदीबाड़ा यार्ड, जो डार्क यार्ड है, ये भारत के विशाखापट्टनम डार्क यार्ड से भी बड़ा था। इतना विशाल बंदरगाह कहाँ मिला हमें? लोथल गुजरात के अंदर। ये बहुत बड़ा बंदरगाह गुजरात के अंदर से लोथल क्षेत्र से मिला है खुदाई के दौरान। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था वो बाहरी सभ्यताओं से भी था। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। अब इन बंदरगाहों से जैसे मनके बेचना है, तांबे कांसे के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं और मिट्टी के बर्तन हैं, कृषि के औजार हैं और विभिन्न प्रकार के तांबे और कांसे की बनी हुई आकृतियां हैं। तो ये ले जाकर के इस बंदरगाह से जाते और बंदरगाह से सीधा आगे दूसरी सभ्यता के लोगों से मिलते और इस प्रकार का कार्य करते थे। तो उसके बाद अगले विज्ञान की दृष्टि से अपन बात करें तो ये स्थापत्य कला के नमूने हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से बात करें, विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान का उस समय पूर्णतः विकास तो नहीं था, लेकिन कुछ अवशेष हमारे सामने जरूर आए हैं। जैसे कालीबंगा के अंदर एक बच्चे की खोपड़ी मिली, उस खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र मिले, छेद मिले। तो 6 छिद्र या छेद ये हमें प्रमाण कर रहे हैं कि उस समय शल्य चिकित्सा का ज्ञान उन लोगों को था। शल्य चिकित्सा का ज्ञान यानी सर्जन का ज्ञान उन लोगों को था। तो शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान उन लोगों को उस समय था, थोड़ा बहुत जानते भी थे। गणितीय अंकों का ज्ञान भी था, गणित के अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान भी उन लोगों को था। यानी कुछ ऐसे अंक थे, निर्धारित अंक, तो जो वे खुद लोग ही समझ पाते। आज तक उन अंकों को अपन नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि थी, वो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि को आज दिन तक कोई नहीं पढ़ पाया, विस्तृत रूप से इस लिपि को आज दिन तक
कोई नहीं पढ़ पाया। और इस प्रकार की लिपि का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो इस लिपि के अंदर कुछ गणित के अंकों का ज्ञान भी उन लोगों को था, शल्य चिकित्सा का ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि राजस्थान के अंदर कालीबंगा भी इस सभ्यता का एक अंग है, और उसके अंदर बालक की एक खोपड़ी मिली जिसके अंदर 6 छिद्र थे। वो छिद्र इसी बात का प्रमाण कर रहे हैं कि लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी था। तो इस प्रकार से हम आगे के वीडियो में और अगली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे।